नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर में। और पिछले वीडियो में हमने या पिछली क्लास में हमने बात की थी बायोलॉजिकल रोल ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का जो बायोलॉजिकल रोल होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, इसके अंदर हम जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था इसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, मतलब जो बायोलॉजिकल रोल होता है डीएनए का वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन करना। तीसरा रोल हमने पढ़ा था इसका डीएनए इनहेरिटेंस, यानी कि डीएनए आनुवांशिकी, यानी कि डीएनए की इनहेरिटेंस कैसे होती है। चौथा रोल हमने पढ़ा था म्यूटेशन, कि हम बोलते हैं उत्परिवर्तन, और ये उत्परिवर्तन कैसे होता है इसके बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल नोट नहीं दिए थे, तो इसमें ये डिटेल नोट है। आप जैसे जैसे स्लाइड चेंज हो रही है आप नोट कर लीजिएगा, या ऑनलाइन जाके भी आप इसको नोट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे जीनेटिक कोड की, कि जीनेटिक कोड जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो जीनेटिक कोड होता है वो क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। जीनेटिक कोड, जीनेटिक कोड यानी कि आनुवांशिक कोड, और आनुवांशिक कोड का बायोलॉजिकल रोल क्या है ये हमें देखना है कि भाई जो जीनेटिक कोड होता है डीएनए के पास में उसका रोल क्या होता है। तो देखो, जो डीएनए होता है, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड है इस तरह से। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर भी बात की थी। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इसके पास में एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और ये साइटोसिन इस तरह से है। ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ पर ये थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन। ठीक है, तो थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों तरफ में। ठीक, अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस ट्रांसक्रिप्शन से जो बनेगा आपका एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और ये जो एमआरएनए बनेगा, इस एमआरएनए पर जो कोड होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा या इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दोनों में से एक का रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री मान के चले हम, तो यहाँ पर एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन गुआनिन आएगा। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर एडेनिन होगा, गुआनिन होगा साइटोसिन का, इसका थाइमिन होगा, इसका साइटोसिन होगा, इसका एडेनिन, इसका गुआनिन, इसका थाइमिन और इसका साइटोसिन होगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर यहाँ बनेगा, तो हमें ये पता होना चाहिए, आप इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को दोनों को मैच करके देख लीजिए। मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये सेम है या नहीं है, ये सेम ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए का जेनेटिक कोड होता है वही आगे ट्रांसक्राइब होता है, और वही आगे ट्रांसक्राइब होकर 3-3 के कोड में, कितने कोड में, 3-3 के कोड में क्या करता है, ये अमीनो एसिड को कोड करता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 3 अमीनो एसिड बनेंगे, एक अमीनो एसिड इस AGT का होगा, इस CAG का एक अमीनो एसिड होगा, और इस TAG का एक अमीनो एसिड होगा। इस तरह से ये 3 अमीनो एसिड की एक चेन बन जाएगी, जो क्या कहलाएगी, आपकी प्रोटीन कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, प्रोटीन। समझ में आई बात। ठीक है, तो देखो जेनेटिक कोड, जो जेनेटिक कोड होता है वो न्यूक्लियोटाइड के 3 अक्षर के सार क्रम से बने कोडोन होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है, इनको हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, या आप इनको क्या बोल सकते हैं, कोड बोल सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कोड या न्यूक्लियोटाइड। वैसे तो कोड बोला जाता है, डीएनए के पास कोड होता है। ठीक है, एमआरएनए जो होता है उसके पास होता है कोडोन। क्या होता है, कोडोन। और जो अमीनो एसिड होता है, जो अमीनो एसिड होता है उसमें जो टीआरएनए होता है, वो टीआरएनए जिस अमीनो एसिड को लेके आता है उस टीआरएनए पर 3 कोड का क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। 3 कोड का क्या होता है, एंटी कोडोन होता है। समझ में आए बात। तो अब अगर हम इसको देखें तो कहने का मतलब है कि जो जेनेटिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड के 3 अक्षर के सार क्रम से बने होते हैं। तो ये जो जेनेटिक कोड है, देखो ये जेनेटिक कोड है आपका, ये जेनेटिक कोड है, और ये कोड जो है 3-3 से मिलकर बना हुआ है। एमआरएनए के पास है ये आनुवांशिक कोड, जो नहीं था, जो काम का नहीं था वो तो हटा दिया गया, जो काम का था वो रख लिया गया। ट्रांसक्रिप्शन में हमने पढ़ा था ये। ठीक है, अब देखिए, जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, कितने अमीनो एसिड के लिए, 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए। 3-3 के जो कोड होते हैं ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए
कोड करते हैं, तथा प्रत्येक त्रिक कोड से एक अमीनो एसिड कोड होता है। जैसे ये मैंने दिखाया आपको यहाँ पर, ये 3 अमीनो एसिड, तीन का जो कोड होता है, तीन का जो ट्रिपलेट पोर्शन होता है, उससे एक अमीनो एसिड का निर्माण होता है। तो ये जो ट्रिपलेट कोड आ रहा है, ये ट्रिपलेट कोड किसकी कॉपी है? डीएनए की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है उसका रोल जेनेटिक कोड में भी होता है। जो डीएनए होता है उसका रोल किस में होता है? जेनेटिक कोड में भी होता है। समझ में आई बात? चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बात करें तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। 6 नंबर जो रोल है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन का है, वो भी डीएनए का ही एक प्रकार का रोल है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये बायोलॉजिकल नेचर है डीएनए की। डीएनए का जो बायोलॉजिकल रोल है उसमें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन काफ़ी मदद करती है। कैसे मदद करती है देखिएगा, ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है जी। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है इस तरीके से। अब इस डीएनए में जहाँ पर मेजर ग्रूव होता है उस जगह पर जो है प्रोटीन बाइंड होती है, या जब ये ओपन हो जाता है तो उस समय इसके ऊपर भी कुछ प्रोटीन बाइंड होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है इन्हें कहा जाता है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहा जाता है? डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। समझ में आई बात? या डीबीपी कहा जाता है। डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? डीबीपी, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होती है ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसके ऊपर भी बाइंड होती है, ठीक है। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के जो ये जो पोर्शन होता है मेजर ग्रूव वाला, वहाँ पर भी बाइंड होती है। तो ये यहाँ पर क्या करती है? जैसे अब देखो यहाँ पर तो ये क्या करती है, इस तरह से अगर ये बंधती है तो यहाँ तो ये डीएनए को क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है। क्या देती है? स्टेबिलिटी देती है। लेकिन अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोटीन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर बनती है, इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। समझ में आ गई बात? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। अब ये किस पर बनती है? ये बनती है डीएनए के ऊपर। ये जो डीएनए होता है इसके ऊपर ये बनती है। तो ये यहाँ पर बंधने के बाद में क्या करती है? जैसे रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन के समय इसको स्ट्रेट रखती है, ठीक है। कुछ दूसरे काम होते हैं जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उस समय भी ये सहायताएं करती है, कुछ मदद करती है। तो ये कहलाती है आपकी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। तो डीएनए के पास में जो बाइंडिंग प्रोटीन है उसका भी बायोलॉजिकल रोल होता है। बायोलॉजिकल रोल कैसे होता है कि जब डीएनए प्रोसेस कर रहा है, डीएनए मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, डीएनए क्या कर रहा है भाई? ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ये मान के चलते हम यहाँ पर एक बार, ये आपका डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इसका हो रहा है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या चाहिए? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन है, क्योंकि वो डीएनए के सिंगल स्टैंड पर ही बाइंड होता है। समझ में आ रही है? डीएनए के सिंगल स्टैंड पर ही बाइंड होता है। तो डीएनए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ पर आकर बाइंड होगा? यहाँ पर आकर बाइंड होगा, इस जगह पर आकर बाइंड होगा। तो ये यहाँ बाइंड होगा। अगर ये बाइंड ही नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ठीक है। एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा अगर ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए के लिए ये प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जीन का एक्सप्रेशन करवाते हैं। अब ये डीएनए के पास में जो भी जीन है वो जीन किस में कोड करेगा? एमआरएनए में। और ये जो एमआरएनए है ये आगे चलकर इसके जो न्यूक्लियोटाइड है या जो कोडोन है वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोटीन के अंदर, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा? आपका एमआरएनए बन जाएगा और ये क्या बनेगा? आपका प्रोटीन बनेगा। बात समझ में आती है? तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की भी क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये प्रोटीन का एक विशिष्ट, ये विशिष्ट है, एक विशिष्ट समूह होता है जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बंधा होता है। किसके साथ बंधा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, ठीक है। ये डीएनए को इंट्रामोलिकुलर लूप बनाने तथा न्यूक्लियस द्वारा टूटने से बचाता है। कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती है। जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को स्लो करती है, कम करती है, तथा विभिन्न प्रकार की
संरचनाएं निर्मित करती है। ये थोड़ा सा फ़ॉन्ट में मिस्टेक हो गया है। विभिन्न प्रकार की संरचनाएं भी निर्मित करते हैं, जिसे बोलते हैं हम डीएनए लूप। ठीक है, ऐसी संरचनाएं जो बनती है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डीएनए लूप। ठीक है, ये जीन के एक्सप्रेशन में सहायक होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जीन का एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन का एक्सप्रेशन होता है डीएनए से एमआरएनए बनना है, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। तो ये जीन के एक्सप्रेशन में भी क्या होती है? सहायक होती है। तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देखिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी एक बायोलॉजिकल रोल होता है डीएनए का। अगर ये नहीं होगा ना तो फिर हमारे अंदर जो विभिन्नताएं हैं, हमारे अंदर जो चेंजेज आते हैं, हमारी आनुवंशिकता में जो परिवर्तन होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का होना जरूरी है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, एक बार फिर से हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वास्तव में होता क्या है। ठीक है जी, चलिए इसको इससे करते हैं अपन गुणा जोड़ बाकी। देखो क्या होता है, समझिएगा। एक डीएनए आपके पास में ये है इस तरह का, ठीक है, एक डीएनए, और जो दूसरा डीएनए है आपके पास में वो ये मान लेते हैं हम इस तरह का है, चेंज नहीं हुआ। दूसरा डीएनए जो है वो आपके पास में इस तरह का है। दो डीएनए स्ट्रैंड है आपके पास में। अब ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड है, इन दो डीएनए स्ट्रैंड में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसको बोलते हैं जीन विनिमय। अब जीन विनिमय जब होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने पढ़ा है ये, ठीक है, यहाँ पर एक कट लगेगा, सॉरी दोबारा लगाते हैं, दूसरा कट लगा। देखो यहाँ पर एक कट लगेगा इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से एक कट लग जाएगा, कट लगने के बाद में ये वाला जो पोर्शन होगा, कौन सा वाला? ये ऊपर वाला जो पोर्शन होगा ये तो जुड़ जाएगा इसके साथ में, ठीक है, और जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये जुड़ जाएगा इसके साथ में। इस चीज को बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बात समझ में आए? जब इनका प्रोडक्ट बनेगा आगे, जब इसका प्रोडक्ट बन रहा है ये वाला जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर ये इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? ये वाला पोर्शन ब्लू वाले के साथ चला जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये किसके साथ चला जाएगा? ब्लू वाले के साथ चला जाएगा। तो सब बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये किसके साथ जुड़ गया? इस ब्लू वाले के साथ जुड़ गया। और ये वाला जो ब्लू वाला है ये किसके साथ जुड़ जाएगा? पिंक वाले के साथ जुड़ जाएगा। या आपका इस पर्पल या पिंक जो भी आपको दिख रहा है उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो ये देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। कहने का मतलब है, मान के चलते हैं कि हम ये छोटा है, ये इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये छोटा ए जीन इसके पास है और इसके पास में बड़ा ए जीन है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर छोटा टी है और यहाँ पर बड़ा टी है, ठीक है। अब जब ये ट्रांसफर होंगे तो ये देखो कितना चेंजेज आ गया इसके अंदर, कितना चेंजेज आ गया। ये जो है इसके पास में छोटा ए है, लेकिन ये जो टी है बड़ा टी ये चला गया इसके पास में। पहले इसके पास में एक छोटा टी, छोटा ए और बड़ा छोटा टी था, अब इसके पास में एक छोटा ए और बड़ा टी आ गया। इसी तरह इसके पास में जो है यहाँ पर बड़ा ए है, लेकिन कौन सा टी आ जाएगा? छोटा टी आ जाएगा। तो जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हुई या नहीं हुई? आनुवांशिक संरचना चेंज हो गई। तो इस तरह से हमारी आनुवांशिक संरचनाओं में क्या हो जाते हैं? बदलाव आ जाते हैं, चेंजेज आ जाते हैं। समझ में आई बात? तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। दो क्रोमेटिड के बीच, दो क्रोमेटिड के जीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है, जिससे जीनों का विनिमय होता है। ये जो चीज हो रही है इसको हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? इसको क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। अब क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है? जीनों का विनिमय हो रहा है। मतलब इसके पास जो टी जीन था वो इसके पास आ गया, ठीक है ना। इस छोटे ए के पास में जो टी जीन था वो बड़े ए के पास आ गया, छोटा टी, ठीक है। तो यहाँ पर आनुवांशिक संरचना चेंज हो गई, जीनों का विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज होना। इनमें एक क्रोमेटिड का भाग दूसरे क्रोमेटिड से, एक क्रोमेटिड का भाग दूसरे क्रोमेटिड से, और दूसरे क्रोमेटिड का भाग पहले वाले क्रोमेटिड से जुड़ता है। जुड़ा यहाँ पर हमने देखा, इसका भाग इसके साथ जुड़ गया, इसका भाग इसके साथ जुड़ गया। इस क्रिया द्वारा जीनों का क्या हो रहा है? आदान प्रदान होता है। अब यही चीज, ये तो है पेरेंट सेल, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पेरेंटल सेल, ठीक है, यानी कि ये मातृ कोशिका है। और इसको बोलेंगे हम डॉटर सेल। इसको क्या बोलेंगे हम? डॉटर सेल। अब ये जो गुणसूत्र है किसमें चले जाएंगे?
पुत्री कोशिकाओं में चले जाएंगे, ठीक है। और पुत्री कोशिकाओं में चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, आनुवंशिक विभिन्नता आ जाएगी ना, ठीक है। चलिए अब आ जाइए नंबर 8, डीएनए हेलिसिटी। डीएनए हेलिसिटी जिसको हम बोलते हैं कुंडलन, डीएनए का कुंडलन। अब डीएनए हेलिसिटी किस तरह से होती है, थर्ड ईयर वो जो जिसमें है, हाँ चलिए जी। तो डीएनए हेलिसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। डीएनए हेलिसिटी का मतलब होता है डीएनए का कुंडलन होना। देखो हम डीएनए को इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एडेनिन है और यहाँ पर गुआनिन है, ठीक है। तो इनके बीच में यहाँ पर ये यहाँ पर गुआनिन है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं हम, थोड़ा सा चक्कर पड़ जाएगा नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा, ये थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं इसको एक बार। चलिए देखिएगा, ये इस तरीके से हमने ये डीएनए बनाया है। डीएनए का एक ही पोर्शन बना रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं बनाएंगे समझने के लिए। देखो ये जैसे यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर ये गुआनिन है, यहाँ पर ये थाइमिन है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे एडेनिन थाइमिन के साथ में, गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ में, फिर थाइमिन जो होता है वो एडेनिन के साथ में यहाँ पर इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ एक बंद कोण होता है। ये देखो, ये किसी न किसी कोण पर है, ये किसी न किसी कोण पर है। अब ये इस कोण पे घूमने की वजह से ये जो डीएनए है आपका ये भी झुक गया है, इस तरीके से, इस तरीके से ये झुक गया है, ठीक है। तो ये हल्का सा मुड़ा हुआ दिखा, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेलिसिटी बोलते हैं। इसकी वजह से ये कोण, इनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनते हैं अलग अलग। जैसे साइटोसिन, अब देखो साइटोसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। अब जो गुआनिन का स्ट्रक्चर होता है उसको हम देखेंगे तो वो इस तरह से होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, 5-5-5 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो जब इनके बीच में कहीं ना कहीं जब बॉन्डिंग होती है तो ये एक स्पेसिफिक जो एंगल होता है उसके ऊपर झुक जाते हैं, समझ में आई बात। तो चलिए, तो ये झुकने की वजह से ये क्या होते हैं, इनकी जो लंबाई होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। जैसे हमारा जो बी डीएनए होता है वो बी डीएनए 20 एंगस्ट्रॉम पे झुका हुआ होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, 20 इस तरह से अलग अलग प्रकार के डीएनए अलग अलग उस पर झुके हुए रहते हैं, ठीक है। तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट कोण में बंधे होते हैं। ये विशिष्ट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है। विशिष्ट कोण में बंधे हुए होते हैं। जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो अलग अलग कोण पर बंधे हुए होते हैं, जिसके कारण ये रेखीय न होकर लंबाई के साथ हल्का सा मुड़ा हुआ होता है। इसलिए हम डीएनए को जब भी बनाते हैं ना, ये इस तरह से डीएनए आप बनाते हो तो ये इस तरह का स्ट्रेट नहीं होता है, इसमें कहीं ना कहीं से इस तरह से झुकाव, इसी तरह से घुमा हुआ होता है। किसकी वजह से घूम रहा है ये घूम रहा है डीएनए में बंद कोण की वजह से, ठीक है ना। ये विशिष्ट कोण पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये स्थित है इसके कारण, जिसके कारण ये रेखीय न होकर लंबाई के साथ साथ हल्का कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है और हेलिसिटी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, हेलिसिटी। तो ये जो मुड़ा हुआ होता है भाग इसका, इस जो घुमाव है इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलिसिटी बोलते हैं। इस तरह से जो घुमा हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे, हेलिसिटी बोलेंगे। समझ में आए बात। चलिए आ जाओ नेक्स्ट, डीएनए लूपिंग। देखिए डीएनए में क्या होता है कि जो डीएनए होता है, इस डीएनए में, ये जो आपका डीएनए है, इस डीएनए में यहाँ पर जो प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन बाइंड होती है इसके ऊपर, डीएनए के ऊपर जो प्रोटीन बाइंड होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि डीएनए जब गुथता है, एक दूसरे से गुथता है, तो वो लूप के रूप में ऐसे बाहर निकल जाता है, इस तरीके से बाहर निकल जाता है, इस तरीके से बहुत सी जगह बाहर निकला होता है, लूप की फॉर्म में बाहर निकलता है। इसको बोलते हैं डीएनए लूपिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, डीएनए लूपिंग बोलेंगे। चलिए अभी समझते हैं हम इसको कि डीएनए लूपिंग क्या होती है। देखिए देखो, डीएनए के साथ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के रूप में बंधी होती है। डीएनए के साथ जो है प्रोटीन वो किसके रूप में बंधी होती है, कॉम्प्लेक्स के रूप में। इस इंटरवेनिंग के कारण डीएनए के हजारों क्षारक, लगभग 10,000 क्षारक लूप के रूप में बाहर आ जाते हैं। क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, ये लूप के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ये लूप अनेक बायोकेमिकल रिएक्शन का नियमन करता है। ये जो लूप निकले होते हैं डीएनए के बाहर में, ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस का क्या करते हैं, नियमन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, ठीक है।
इसको हम बोलते हैं, जैसे उदाहरण है हमारे पास में लैंप ब्रूस क्रोमोसोम। ये जो डायग्राम है ये लैंप ब्रूस क्रोमोसोम का, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डीएनए लूपिंग। बिल्कुल सिंपल है। आ जाइए, अब जो हमने पढ़ा है उसके बारे में कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चंस है जिनको हमें सोल्व करना है। देखिए, पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं बड़ा करके इसको। पहला प्रश्न है हमारा, डीएनए इनहेरिटेंस कहलाता है। अब डीएनए इनहेरिटेंस क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि ये डीएनए का एक बायोलॉजिकल रोल है। डीएनए इनहेरिटेंस क्या कहलाता है? अब इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि डीएनए इनहेरिटेंस क्या होता है, डीएनए इनहेरिटेंस किसे कहते हैं हम। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें, डीएनए इनहेरिटेंस क्या कहलाता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि डीएनए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। डीएनए इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जैसे पहला ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर, डीएनए का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डीएनए का किसी वाहक द्वारा स्थानांतरण। तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। और तीसरा फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। ये चार ऑप्शन है, अब हमें इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं कि आपने जो भी आंसर दिया है। देखो, डीएनए का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण, यह कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहलाता है भैया? ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? यानी कि डीएनए इनहेरिटेंस नहीं कहलाता। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण, एक कोशिका है मेरे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है और ये एक और बैक्टीरिया है। अब इस यहाँ जो डीएनए है, इस डीएनए को किसी न किसी माध्यम से इस कोशिका से इस कोशिका में डाल दिया जाए, इस कोशिका में, इस कोशिका से इस कोशिका में डाल दिया जाए, चाहे भले कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाकर डाला जाए, तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफर कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, ठीक। तो ये तो नहीं हो सकता, इसको तो हम करेंगे क्रॉस। दूसरा ऑप्शन आ गया हमारा, डीएनए का किसी वाहक द्वारा स्थानांतरण। डीएनए का किसी वाहक द्वारा स्थानांतरण का मतलब है कि जब हम प्लाज्मिड का निर्माण करते हैं तो उस प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, हमारा एक डिजायर डीएनए जो है वो इंक्लूड करते हैं। फिर इस डिजायर डीएनए को हम क्या करते हैं, इसको किसी बैक्टीरियोफेज के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। ये वाहक होता है और इस वाहक से फिर इसे बैक्टीरिया के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और ये बैक्टीरिया के ऊपर बैठकर ये वाहक इस डीएनए को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये कहलाता है आपका डीएनए के द्वारा, किसी वाहक के द्वारा, किसी वेक्टर के द्वारा स्थानांतरण। तो ये भी डीएनए इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो डीएनए इनहेरिटेंस होता क्या है? तो उपरोक्त सभी में से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दो वैसे ही गलत हो गए। तो बच क्या गया हमारा सी। तो सी ही यहाँ पर क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। कैसे होगा? देखो, आनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? डीएनए का इनहेरिटेंस कहलाता है। डीएनए इनहेरिटेंस, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाएं होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसको ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? डीएनए इनहेरिटेंस कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके थ्रू जाएगी? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो सूचनाएं हैं वो गैमेट के थ्रू जाएंगी। इसके थ्रू जाएगी? गैमेट के थ्रू जाएगी। ठीक है, गैमेट जो होंगे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक कोड होते हैं। जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? अभी जस्ट पढ़ा ही है हमने ये क्वेश्चन। तो जेनेटिक कोड किसे कहते हैं? ठीक है, जेनेटिक कोड किसे कहते हैं, इसका आंसर जो है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। देखो, ऑप्शन बोल रहा हूं मैं। जेनेटिक कोड होते हैं आनुवांशिक रूप से सक्रिय। जेनेटिक कोड होते हैं आनुवांशिक रूप से सक्रिय। ठीक है, 3 अक्षर के सार अनुक्रम, आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक, उपरोक्त में से सभी। जेनेटिक कोड क्या होता है? देखिए, जेनेटिक कोड जिसके बारे में हमने बात की अभी हमने कहा कि जो एमआरएनए होता है उस एमआरएनए पर 3 अनुक्रम होते हैं। ठीक है, जैसे AUG, CA, UA, UAG,
AUC इस तरह से, या UAG इस तरह से कोड होता है, 3 का कोड। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें ध्यान रखना है, ये बताना है हमें इसमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कोड है 3। ठीक है, जेनेटिक कोड होते हैं, 3 होते हैं, ट्रिपल होते हैं, तो ये सही है। 3 अक्षर के क्षार अनुक्रम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने कही कि ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं। क्या ये आनुवांशिक रूप से सक्रिय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये जेनेटिकली एक्टिव होता है कोड। ठीक है ना, जब भी तो जेनेटिक कोड है, नहीं तो काय का कोड। ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। जो डीएनए से आने वाली इंफॉर्मेशन है वो एमआरएनए के ऊपर कोड में कोडित की जाती है, और फिर उसी से क्या बनाया जाता है, यहाँ पर प्रत्येक 3 अक्षर के कोड से एक अमीनो एसिड तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक अमाइनो एसिड बनेगा, और ये अमाइनो एसिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आए? तो आनुवांशिक सूचनाओं का वहन किया कि नहीं किया, इन्होंने किया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए। प्रोटीनों को दोहराने वाली इकाई होती है। प्रोटीन जो होती है वो किससे बनी होती है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और जो है आपको बताना है कि प्रोटीन जो होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं उनको दोहराने वाली जो इकाई होती है, यानी कि रिपीट जो यूनिट होती है प्रोटीन की, वो क्या होती है। तो द यूनिट विच इज रिपीटेड इन प्रोटीन्स इज। तो प्रोटीन किसके बने होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड के। प्रोटीन किसके बने होते हैं भाई, अमाइनो एसिड के बने होते हैं। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा सही, अमाइनो एसिड। ठीक है, शर्करा नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा, केवल क्या होगा, अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है, कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक किसे कहते हैं? क्या डीएनए होता है, डीएनए, या क्या होता है, लिपिड होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है, या सभी होता है, ये बताना है इसके अंदर। मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ एक बार। आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक है। ठीक है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक क्या है ये बताना है। तो देखो, कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तो जेनेटिक आनुवांशिक सूचनाएं कौन लेके जाता है, लिपिड थोड़ी लेके जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेके जाता, कौन लेके जाता है, डीएनए। आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का काम किसका है, डीएनए का। तो आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए से एमआरएनए की उत्पत्ति निम्न प्रक्रिया से होती है। डीएनए से एमआरएनए किस प्रोसेस के द्वारा बनता है? तो डीएनए से एमआरएनए बनाने के लिए हमें जो प्रोसेस इस्तेमाल करना होता है वो क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है डीएनए से एमआरएनए बनना। अब ये इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें कि ये जो है प्रोसेस वो है आपका सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अब सेंट्रल डोग्मा में क्या क्या चीज़ें होती है पहले इसको समझ ले, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास होगा डीएनए, डीएनए से हम क्या करेंगे, बनाएंगे एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनाएंगे हम, प्रोटीन। इस चीज़ को हमेशा रट लो, दिमाग में रख लो। और एमआरएनए से वापस हम क्या बना सकते हैं, डीएनए, और डीएनए से वापस क्या बना सकते हैं, डीएनए। देखो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा। अगर हमें ये याद है तो पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिस्टम पता होगा। कैसे होगा, देखो डीएनए से जब आप एमआरएनए बनाते हो तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनुलेखन। क्या बोलेंगे इसको, अनुलेखन। एमआरएनए से प्रोटीन जब हम बनाते हैं तो इसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन। क्या कहेंगे इसको हम, अनुवादन। ठीक है, ट्रांसलेशन। एमआरएनए से जब हम डीएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए से क्या बनता है, डीएनए, और जो डीएनए बनता है वो डीएनए कहलाता है भाई यहाँ पर cDNA। ये ध्यान रखना है, जो डीएनए बनता है वो क्या कहलाता है, cDNA या कॉम्प्लीमेंट्री
डीएनए कहलाता है। ठीक है, और डीएनए से अगर हम क्या बनाएं, डीएनए बनाएं, डीएनए से क्या बना रहे हैं हम, डीएनए बना रहे हैं, तो ये कहलाता है आपका रेप्लिकेशन। डीएनए का क्या कहलाता है, ये रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को कहीं पर भी नोट कर लो, कहीं पर भी बना के रख लो। अब देखो आंसर हमारे, तो देखो एमआरएनए से जो क्या बोल रहा है, डीएनए से एमआरएनए की उत्पत्ति, यानी कि एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ, एमआरएनए से डीएनए से एमआरएनए की जो उत्पत्ति होती है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो डीएनए से एमआरएनए किस प्रक्रिया के द्वारा बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, अनुलेखन। ठीक है, रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण, तो क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ये प्रतिकृतिकरण। ठीक है, रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन की बात करेंगे तो डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा, उसके लिए बहुत सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, वो रेगुलेशन करेगी, उसे बोलेंगे हम रेगुलेशन। ये हो गया हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है। अब इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, हेरिडिटी मटेरियल या प्रोटीन नवाब कहा जाता है, नहीं है। लिपिड है, नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है। तो कौन सा है भाई, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, डीएनए ही क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, डीएनए का संश्लेषण कहलाता है, डीएनए सिंथेसिस क्या कहलाता है। अभी मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पर डीएनए संश्लेषण क्या कहलाता है, डीएनए संश्लेषण क्या कहलाता है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में, डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड पुनरावृत्ति, क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन, अमीनेशन। तो देखो पहले तो हम बात, पुनरावृत्ति मतलब होता है रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिकृतिकरण, प्रतिकृतिकरण। अब ये कंफ्यूजन कर देते हैं हिंदी में शब्द। ठीक है, एक इंग्लिश में एक शब्द याद रखना, हिंदी में 2 याद रखने पड़ेंगे। पुनरावृत्ति का मतलब भी रेप्लिकेशन ही होता है, और प्रतिकृतिकरण का भी मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो आंसर तो हमारा हो गया ये सही। ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है या डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अनुलेखन भी यही बात है, ट्रांसक्रिप्शन बोले या अनुलेखन बोले एक ही बात होती है। हिंदी में ये यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। एमिनेशन क्या होता है, एमिनेशन होता है जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर अमीनो को जोड़ दिया जाता है, अमीनो समूह को जब किसी मॉलिक्यूल पर जोड़ा जाता है, किसी पदार्थ पर जोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है अमीनेशन या अमोनीकरण। सिराजुद्दौला, ठीक है, यानी समझ में आ गई बात। तो अमोनिया का जब किसी पदार्थ के ऊपर जोड़ते हैं हम तो उसी को बोलते हैं एमिनेशन। डीएमिनेशन का मतलब उस पदार्थ में से अमोनिया को बाहर निकाल देना, वो डीएमिनेशन कहलाता है। तो डीएनए के संश्लेषण, डीएनए का जो संश्लेषण है वो क्या कहलाएगा, पुनरावृत्ति या रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण कहलाएगा। तो ये हमारे इस टॉपिक में 7 सवाल थे जो हमने सोल्व किए। आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डीएनए की स्ट्रक्चर की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। करिए सर।